हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। और आज हम लोग जनरल कंपटीशन यानी कि लूसेंट के बुक का पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 6 में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आपको एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर नहीं आ सकता है, गारंटी है 100%। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि कब से कब तक मानी गई है। मतलब कि सिंधु सभ्यता किस तिथि से लेकर किस तिथि तक मानी जाती है कि ये जो समय था वो सिंधु सभ्यता का समय था। तो वो समय है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। इसको समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 2400 के बाद 1700 थोड़े ना आता है, 1700 के बाद 24 आता है। लेकिन बाबू ध्यान दीजिए, ये ईस्वी नहीं ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व और ईस्वी में यही अंतर है कि ईसा पूर्व में क्या होता था, उल्टा चलता था। जैसे कि मान लीजिए महात्मा बुद्ध का जन्म अगर 463 ईसा पूर्व में हुआ है तो एक साल उनका जब मतलब उम्र हो जाएगा तो 464 नहीं बल्कि 462, मतलब नीचे की ओर आ रहा था। और नीचे की ओर आते आते एक पर आया और एक पर जीरो, जीरो से फिर शुरू हो गया, ईसा खत्म हो गया और ईस्वी शुरू हो गया। 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी। अब इधर मतलब बढ़ते क्रम में बढ़ता है, लेकिन उधर घटते क्रम में होता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि जो थी वो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व थी। मतलब करीब करीब कितने साल तक चली जी, 3 और 4 700 बरस तक चली। ठीक है, दूसरा है हमारा, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की थी। तीसरा है, सिंधु सभ्यता की मुख्य निवासी कौन थे। तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय। कौन कौन लोग थे जी, द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय के लोग थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो दास नदी के किनारे स्थित सुतकानडेंगोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है इस समय। ठीक है ना, तो वहीं पे सिंधु सभ्यता का सबसे अधिक पश्चिमी पुरा स्थल, क्योंकि हमारे देश के पश्चिमी भाग में पाकिस्तान है, उस समय भारत एक ही में था, पाकिस्तान अलग अलग नहीं था। तो दास नदी किनारे स्थित है। 5 नंबर है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो वो है हिंडन नदी के किनारे। किस नदी किनारे, हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है इस समय। तो वहाँ पे सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल इस नदी के किनारे अवस्थित है। 6 नंबर है, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरा स्थल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी पुरा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। जैसे कि पहला है पश्चिमी पुरा स्थल, तो वो है दास नदी के किनारे जो बलूचिस्तान में पड़ता है। पूर्वी पुरा स्थल पड़ता है हिंडन नदी के किनारे जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरा स्थल पड़ता है चिनाब नदी किनारे अखनूर के निकट मांदा में, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी चारों छोर सिंधु सभ्यता के चारों किनारे किस किस नदी किनारे टिके हुए हैं, उन्हीं नदियों के नाम यहाँ बताए गए हैं। और वो नदी किस जगह पे है उसको भी क्वेश्चन में लिख दिया गया है। 8 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के अनुसार किन स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। मतलब सिंधु सभ्यता के अनुसार उस समय कौन कौन से जगह थे जिनको नगर यानी बड़ा बड़ा शहर माना जाता था। तो उस समय का वो 6 जगह था, मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा गढ़वारी वाला, चौथा धोलावीरा, 5वां राखीगढ़ी एवं 6ठा कालीबंगन। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना, कब, सिंधु सभ्यता के समय। 9 नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आखिर जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी, तो उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के बारे में जब खुदाई की गई तो सबसे अधिक कहाँ पर जगह मिले हुए हैं। तो गुजरात में। हड़प्पा के अधिक जगह कहाँ मिले हैं, गुजरात में।
जहाँ के हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। 10 नंबर है लोथल एवं सुतकोत कदा क्या है? तो लोथल एवं सुतकोत कदा ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। और बंदरगाह किसको कहते हैं? जहाँ से समुद्री जहाज आते हैं और जहाँ से समुद्री जहाज जाते हैं लोग, मतलब व्यापार एक देश से दूसरे देश के साथ जो व्यापार होता है समुद्री मार्ग से, या जहाँ पे गाड़ियाँ सब जहाज रुकते हैं उसको बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है कालीबंगन से। मतलब कालीबंगन एक जगह है जहाँ से ये पता चलता है कि पहले भी जब खेती होती थी तो खेत जोते जाते थे और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग किया जाता था घर बनाने के लिए। नक्काशीदार ईंटों का अर्थ हुआ मतलब उस पर डिजाइन बना कर। 12 नंबर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार। स्नानागार मतलब होता है जहाँ पे स्नान किया जाता है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी क्या है? तो वो है इमारत। स्नानागार जो बनी हुई थी सिंधु सभ्यता के समय मोहनजोदड़ो में, वो उस समय की सबसे बड़ी इमारत थी। तांबा किन किन देशों से सिंधु सभ्यता काल में आयात किए जाते थे? देखिए एक शब्द होता है आयात और एक होता है निर्यात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। आयात का अर्थ होता है मंगाया जाना और निर्यात का अर्थ होता है भेजा जाना। यानी जब हम किसी दूसरे देश से कोई सामान अपने देश में मंगाते हैं तो आयात कहलाता है, और जब यहाँ से कोई सामान हम दूसरे देश में भेजते हैं तो निर्यात कहलाता है। तो तांबा किन किन देशों से सिंधु सभ्यता काल में भारत में मंगाए जाते थे? तो वो जगह है खेतड़ी से मंगाए जाते थे, बलूचिस्तान से और ओमान से। इन जगहों से तांबा आता था हमारे देश में। 14 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता काल में चांदी किन किन देशों से आयात किए जाते थे? ये तो तांबा था, अब चांदी कहाँ से आता था? तो वो आता था अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान और ईरान से। फिर है कि सिंधु सभ्यता काल में सोना किन किन देशों से आयात किए जाते थे? सोना कहाँ कहाँ से आता था? तो वो आता था कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। फिर है 16 नंबर सिंधु सभ्यता काल में टीन कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान और ईरान से। फिर है 17 नंबर सिंधु सभ्यता काल में गोमेद किस देश से आयात किए जाते थे? तो वो सौराष्ट्र से, जो गुजरात का एक शहर है। फिर 18 नंबर लाजवर्त सिंधु सभ्यता काल में किस देश से आयात किए जाते थे? तो वो मेसोपोटामिया से किए जाते थे। सीसा, जिसको हम लोग आईना बोलते हैं, सिंधु सभ्यता काल में किस देश से आयात किए जाते थे? तो ईरान से। मतलब सब याद करना है कहाँ से कौन कौन आता था। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगन से। आज बारिश बहुत ही तेज है, कड़ाके की मतलब आवाज आ रही है, इसलिए हो सकता है कि इसमें कुछ आवाज आ सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील मतलब होता है पत्थर पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। उस देवता का नाम क्या है और उनके चारों ओर क्या विराजमान है? तो उस देवता का नाम है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल में, ठीक है ना, जो हिंदुओं का मंदिर कहलाता है। तो वहाँ पे किसी और धर्म के लोग को जाने के लिए अनुमति पहले नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। तो वहाँ पे एक पत्थर पर 3 मुख वाले देवता है जिनको पशुपतिनाथ कहा जाता है। और उनके चारों ओर क्या है? तो एक ओर है हाथी, दूसरे ओर है गेंडा, तीसरे ओर है चीता और चौथे ओर है भैंसा। चारों ओर से उनको घेर के ही रखते हैं। 22 नंबर है मोहनजोदड़ो से किसके कांस्य की मूर्ति मिली है? कांस्य मतलब होता है कांसा। कांसा आप लोग समझते हैं, कांसा एक तत्व है। तो वो एक नर्तकी है। नर्तकी मतलब होता है आज के टाइम उसको अंग्रेजी में हम डांसर कह सकते हैं। तो पता चलता है कि कांस्य की जो मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो में वो किसी नर्तकी की है, मतलब कोई डांस करने वाले की है। 23 नंबर है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का अंकन मिलता है? तो वो पशु है श्रृंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हड़प्पा की मोहरों पर किस पशु को मतलब चित्र रहता था? तो श्रृंगी पशु का। फिर है मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? यानी कि उस समय मन का कहाँ कहाँ बनाया जाता था, उनका कारखाना कहाँ कहाँ था? तो 2 जगह, लोथल एवं चन्हूदड़ो। लोथल एवं चन्हूदड़ो में मनका बनाया जाता था। फिर है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? तो भाव चित्रात्मक।
भाव चित्रात्मक, मतलब चित्र के साथ उसमें भाव को दिखाना। जैसे कि हम लोग की लिपि इस समय क्या है भारत की, तो देवनागरी है, उसी तरह इन लोगों का क्या था, भाव चित्रात्मक। 26 नंबर है, भाव चित्रात्मक लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी, तो दाएं से बाएं ओर, मतलब दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। जैसे कि हम लोग भी लिखते हैं, तो हम लोग क्या होता है कि बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, लेकिन ये लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते थे उर्दू की तरह। और फिर दूसरी लाइन में बाएं से दाएं ओर, मतलब कि दाएं से बाएं जाएंगे, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे लिखा जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई, मतलब उस समय के लोग शहर बसाने के लिए या घरों को बनाने के लिए कौन सी पद्धति अपनाए थे, तो उस पद्धति को कहा जाता है ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति, ग्रिड पद्धति। ग्रिड आप लोग समझते हैं, आप लोग मोबाइल चलाते होंगे तो उसमें वो आता है ग्रिड लाइन, फोटो में ग्रिड लाइन, मतलब हर एक फोटो के बाद फोटो, फोटो के बाद फोटो, फोटो के बाद फोटो, ऐसे करके उसको ग्रिड लाइन बोलते हैं। और एक वो आता है कि फोटो रहेगा और उस पर कुछ कुछ लिखा रहेगा, कि मतलब इमेज 2 3 JPG ऐसे करके, फिर एक दूसरा फोटो, फिर उस पर कुछ लिखा रहेगा, तो वो ग्रिड लाइन नहीं होता है, ठीक है ना। ग्रिड लाइन में कुछ नहीं लिखा रहेगा, केवल फोटो दिखाई देगा। जो गैलरी में आप लोग जाएंगे तो गैलरी में केवल फोटो दिखाता है, तो वो ग्रिड लाइन कहलाता है। उसी तरह लोग उस समय घर और शहर बनाते थे। 28 नंबर, सिंधु सभ्यता के समय घरों के दरवाजे और खिड़कियां किस ओर खुलते थे, तो पिछवाड़ा, मतलब लोग अपना मतलब क्या रखते थे, दरवाजा और खिड़की अपने घर के पीछे रखते थे। जैसे आज क्या है कि सब लोग अपने घर के आगे की तरफ और रोड की ओर रखना चाहते हैं, लेकिन उस समय लोग रोड की ओर नहीं रखते थे। लेकिन उसी समय में सिंधु सभ्यता के समय ही लोथल लंगर के घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे, तो सड़क की ओर। मतलब लोथल जो जगह था वहाँ पे लोग जो घर बनाते थे उसका जो मुख रखते थे वो सड़क की ओर रखते थे, लेकिन बाकी जितने भी जगह थे वो सबको ही अपने घर का जो दरवाजा है और खिड़की वो सब पिछवाड़ा रखते थे। फिर है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन थी, तो इसमें भी गेहूं और जौ थी। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल में हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि गेहूं और जौ था, तो इसमें भी गेहूं और जौ है। 31 नंबर है, सेंधवासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे। सेंधवासी का अर्थ होता है सेंधवासी, यानी कि सिंधु के वासी, सिंधु सभ्यता के लोग, वे लोग किसका प्रयोग करते थे मीठा चीज खाने के लिए, तो शहद का। शहद मतलब होता है मध, मध आप लोग खाते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते से निकाल करके, तो वो शहद होता है। 32 नंबर है, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मतलब मिट्टी से बना जो हल का साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो बनमाली है, कि पहले मिट्टी का हल भी बनता था। 33 नंबर है, सिंधु सभ्यता में चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से। सबसे पहले लोथल में पता चला है कि वहीं पे चावल हुआ था। 34 नंबर है, सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं, यानी कि सिंधु सभ्यता के समय में घोड़े का हड्डियाँ कहाँ कहाँ मिला है, तो सुरकोतदा, कालीबंगन और लोथल, ये 3 जगह पे खुदाई हुई तो वहाँ पे घोड़ा का हड्डी मिला। इसका पता चला कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ा का प्रयोग करते थे, उस समय भी घोड़ा थे। 35 नंबर है, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका प्रयोग करते थे। यातायात मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, तो 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी, बैलगाड़ी समझते हैं टायर बैल, या भैंसा गाड़ी। पहले लोग भैंसा से भी मतलब टायर खींचते थे, खेती करते थे। अभी भी होता है चंपारण में, मैंने देखा है कई जगह, हमारे यहाँ इधर तो नहीं होता है, लेकिन चंपारण में लोग अभी भैंसा गाड़ी चलाते हैं। 36 नंबर है, मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है, तो सिंधु सभ्यता से। मेलुहा शब्द का अभिप्राय याद कर लीजिएगा किससे है, सिंधु सभ्यता से। 37 नंबर है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 जगह है, इन दोनों को एक जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी मतलब 2 चीज को एक साथ रखा जाए उसको जुड़वा बोलते हैं। तो ये बात किसने कहा था, तो पिगट ने कहा था कि ये जुड़वा राजधानी है। कौन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा किया करते थे, मतलब धरती की पूजा करते थे क्या मानकर, तो उर्वरता की देवी। उर्वरता समझते हैं, मतलब जो फसल उपजाती है, तो वह देवी मानकर उस समय के लोग पृथ्वी की पूजा करते थे। फिर है, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं, मतलब वृक्ष पूजा यानी पेड़ों की पूजा और भगवान शिव के पूजा का प्रचलन किस समय से मनाया जाता है, तो सिंधु सभ्यता के समय से मनाया जाता है। उसी समय से पेड़ों की पूजा और भगवान शंकर की पूजा होती आ रही है। 40 नंबर है, स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता की देन है,
मतलब कौन सी सभ्यता है जिसमें स्वास्तिक, आप लोग समझते हैं, जो शुभ मंगल, मतलब कहने का अर्थ है कि कहीं भी शुभ लाभ लिखना होता है तो स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया जाता है, तो वो हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। 41 नंबर है कि स्वास्तिक के चिन्ह से किसका अनुमान लगाया जाता है, तो वो उसे सूर्य उपासना, भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, किससे, स्वास्तिक के चिन्ह से। 42 नंबर है सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी, तो मातृदेवी। मातृ मतलब होता है मातृभूमि, यानी हमारी मिट्टी, और मातृभूमि का ही सबसे अधिक मतलब उपासना किया जाता था उस समय, अपने मिट्टी का ही। आगे है, सिंधु सभ्यता में कौन सा पशु सबसे अधिक पूजनीय था, उस समय किस पशु की पूजा होती थी अधिक, कुबड़ वाला सांड, मतलब सांड हो उसका कुबड़ हो बड़ा सा, तो उसकी पूजा की जाती थी। 44 नंबर है सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो सूती एवं ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते थे, कौन, सिंधु सभ्यता के लोग। 45 नंबर है मनोरंजन के लिए सिंधु सभ्यता के लोग किन किन साधनों का प्रयोग करते थे, मतलब कौन कौन से साधन है जिसका प्रयोग करते थे लोग मनोरंजन के लिए, तो रेड कलर से ही लिखा गया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो मछली पकड़ते थे, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना। पासा वही और चौपड़ जो मामा शकुनी महाभारत में खेलता था और जिसने द्रौपदी को जीता था। 46 नंबर है सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के बर्तन बनाते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग बनाते थे काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन, काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी का बर्तन। 47 नंबर है सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, मतलब कौन सा चीज़ है जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, तो तलवार के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। 48 नंबर है काली बंगन का अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़ियाँ। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, उसी तरह काली बंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। चूड़ी समझते हैं ना आप लोग, जो औरतें पहनती है। 49 नंबर है किस सभ्यता में पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति प्रचलित था। पर्दा प्रथा मतलब कि मुख को ढक कर रखना है, और वेश्यावृत्ति मतलब कि ऑर्केस्ट्रा, आप लोग समझते हैं ना, मतलब उस समय भी प्रचलित था सिंधु सभ्यता में। 50 नंबर है शवों को दफनाने की प्रथा किस सभ्यता में थी, यानी कि शव मतलब होता है लाश, तो लाश सब उसको दफना दिया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन शवों को जलाने की प्रथा किस सभ्यता में थी, तो सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में जलाया जाता था और हड़प्पा सभ्यता में दफनाया जाता था। लेकिन शवों को दफनाने एवं जलाने की प्रथा कहाँ थी, तो दो जगह था जहाँ पे दफनाया भी जाता था या जलाया भी जाता था, दोनों काम होता था। जैसे लोथल और कालीबंगा, ये दो जगह है। जैसे हमारे भारत में क्या है कि अपने अपने धर्म के अनुसार लोगों को दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है। 53 नंबर है सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण क्या था। सिंधु सभ्यता अगर बर्बाद हुआ तो किसके चलते, तो बाढ़ के कारण। इतना ना बाढ़ आता था कि सिंधु सभ्यता के लोग ही समाप्त हो गए। और 54 नंबर आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है, टेराकोटा। टेराकोटा। तो इस तरह हमारा सिंधु सभ्यता समाप्त होता है। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में अगर सिंधु सभ्यता से होता है तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से बढ़िया से याद कर ले और इसका नोट्स तैयार कर ले। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।